प्रत्येक समाज में एक दूसरे प्रकार का सामाजिक नियंत्रण होता है, जिसे अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। और समाज में अपने अपने जो साधन, अगर हर समाज में हर वर्ग में अलग 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 अपना वैल्यूज होते हैं, जैसे उसको अनौपचारिक साधन हम लोग बोलते हैं। अनौपचारिकता मतलब क्या है? वो औपचारिक नहीं है कि उसको कानून दंड देगा, वहां वो वैल्यूज, वो नॉर्म्स, वो कायदे कानून आप कहां से सीखते हैं? परिवार से। तो सबसे पहला चीज आपका परिवार हो जाता है, जिसको कहते हैं कि आपका परिवार, आपका मूल्यबोध, आपका किन से नातेदारी जहां पर रहें, या जो कल्चर, आप किस तरह के कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं, किस तरह आपका एजुकेशन हुआ है, एक ये चीजें आपको वो वैल्यूज को बनाते हैं, आपको देते हैं, आपके अंदर डालते हैं जब आपका सामाजिकरण होता है। तो फिर आप समझ जाते हैं कि इसके खिलाफ मैं नहीं जा सकता, ये हमारा परिवार के खिलाफ जाएगा, या हमारे जो परिवार का जो मूल्यबोध है उसके खिलाफ जाएगा, तो हम उसको मतलब उस तरफ जाते नहीं है, उसकी अवहेलना करते हैं, यानी उस तरफ झांकते भी नहीं है। और ये हर एक परिवार में, हर एक जगह डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। जिस तरीके का मूल्यबोध उस परिवार में है, उस जगह है, वहां, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अनौपचारिक साधन। उसमें कोई नीति नहीं है, कोई रीति नहीं है, सिर्फ वहां पर ऐसा नहीं कि आपको ये करना ही है, वहां सिर्फ रीति रिवाजों पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ ऐसी चीजें रूप में जाना, यह व्यक्तिगत अशासकीय और असंहिताबद्ध होता है। अशासकीय यानी इसके ऊपर कोई शासक नहीं बैठा हुआ है, कोई शासन करने वाला नहीं बैठा हुआ है, और असंहिताबद्ध यानी इसकी कोई भी विधि विधान या रूल्स नहीं बने हुए हैं। मगर इसमें कुछ ऐसी चीजें आती हैं ना, जिसको आप देखकर समझ जाते हैं। जैसे इसमें मुस्कान, चेहरे बनाना, शारीरिक भाषा, आलोचना, उपहास, हंसी आदि सम्मिलित होते हैं। यानी जिसको हम बोलते हैं, आप कुछ ऐसा काम करते हैं, लोग आपकी आलोचनाएं करती हैं, क्रिटिसाइज, या आपको देखकर हंस देते हैं, या आपका मजाक बनाया जाता है, उपहास जिसको बोलते हैं, तो आपको अपने अंदर, अपने आप में शर्म जो है महसूस होती है, और उसके तहत आप सोचते हैं कि नहीं, ऐसा काम मुझे आगे नहीं करना है। इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, आदि सम्मिलित होते हैं। एक ही समाज में इनके प्रयोग में काफी भिन्नताएं हो सकती है। दैनिक जीवन में ये बहुत प्रभावशाली होते हैं, दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में। फिर भी कुछ मामलों में सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक विधियां अनुरूपता या आज्ञाकारिता लागू करने में असमर्थ हो सकती है। फिर भी इसको हम लोग कहते हैं अनौपचारिक साधन उतने कार्यकारी नहीं हो पाता है। जैसे कि मानिए कि मैंने एक मूल्यबोध डाला, एक सोच समझ डाला, और आज जैसे दोनों तरफ, दोनों पक्ष को हम देख रहे हैं कि आधुनिक समाज में आज जो है परंपरागत जिसको बोले ट्रेडिशनल जो व्यूज़ है, हमारा कंसेप्ट है, उसके ऊपर जो आज के युवा पीढ़ी है, जो भी आने वाली पीढ़ियां हैं, तो वो उनके ऊपर सोचना, उनकी मतलब कितना सोच जाता है, ये डिपेंड करता है। और इसके लिए कई ऐसे चीज़ें हैं जो मैंने कई बार इसका डिस्कशंस किया है कि मानिए एक सोशलाइजेशन हुआ उसका परिवार के अंदर, फिर वो जो परिवार से बाहर निकलता है, क्योंकि और सारी चीज़ें हैं उसके तहत। अब पहले क्या होता था कि आप कहीं काम करने जाते थे, या स्कूल या कॉलेजेस में जाते, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया था, तो पहले ये चीज़ होता था कि आपके मन में एक बात ऐसी होती थी कि अगर आप लड़के हैं तो लड़कों के कॉलेज में जा रहे हैं, लड़की हैं तो लड़कियां जो है अपने कॉलेज में जा रहे हैं। लेकिन आज जो है, आज कोएड की बात बहुत ज़्यादा चल गया, तो यानी फ्री मिक्सिंग हो गया। तो आज ये नहीं होता, कल होता था ऐसे कि एक लड़के एक लड़की के कंधे पर हाथ रखने के लिए सोचते थे या सोचता था वो, लेकिन आज यूं ऐसा हो गया कि एक लड़के एक लड़की को किसी भी तरह से अगर हग भी कर रहे हैं या पकड़ भी रहे हैं तो उसको जायज माना जा रहा है, और यहां पर उस जगह पर यह प्रतिबंधित नहीं है। यानी फिर सोच में अगर मानिए ये मूल्यबोध हमने परिवार से सीखा है, लेकिन उसका एप्लीकेशन जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं बहुत कैजुअल हो गया हमारे लिए, तो वहां पर कहीं ना कहीं अगर आप उस विचारधारा में खो जाते हैं या फिर उसको रख नहीं पाते, तो फिर उस विचार के साथ आप बह जाते हैं, उस तरफ चलते हैं। या नशाखोरी आज का जो यूं देख रहे हैं कि युवाओं के बीच में ये जो नशा जो है, एडिक्ट जो बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत तरह का फ्री मिक्सिंग के साथ फ्री लिविंग जो भी है, तो इस तरह का चीज़ें जो है ये आ गया है, तो ये मूल्यबोध में नहीं। और इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो सामाजिकता है, जो समाज में रहन सहन का जो स्तर है, वो कहीं ना कहीं डगमगाया है। अब वो आगे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है, ये इस वक्त इसका विचार करने का ये समय नहीं है। यहाँ तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि विसंगति, जिसको हम बोले कि बदलाव या चेंजेस, जो परिवर्तन आता है जिसके लिए, तो यहाँ बात हो रही है कि अनौपचारिक साधन कहाँ पर विफल हो जाता है, किस जगह पर वो सफल नहीं हो पाता है। तो ऐसे कुछ जगह हैं जहां पर ये अनौपचारिक साधन जो है वो सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि अक्सर आप ये नहीं देख पाते कि वो क्या कर रहा है आपके आंखों से बाहर जाके, ये बाहर से वो क्या काम कर रहा है, उसको आप यहां बैठे अंदाजा नहीं लगा सकते। तो वहां पर वो चीजों को आप उस पर लगाम या उस काम के ऊपर प्रतिबंध नहीं कर सकते। तो यहां पर देखिए आज्ञाकारिता यानी आज्ञा का पालन वो लागू नहीं हो पाता, आज्ञाकारिता लागू करने में असमर्थ हो सकती है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न माध्यम होते हैं, अर्थात परिवार,
धर्म, नातेदारी आदि, जिसका अभी मैंने जिक्र किया, पहले ही किया। क्या आपने इज्जत के लिए हत्या के बारे में सुना है? इज्जत के लिए, अपना इज्जत बचाने के लिए। देखिए, ये जो बात आता है यहां पर आप लोग देखेंगे कुछ कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेंगे जो छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कशंस में रखा गया है, वो आप स्वयं पढ़ेंगे। लेकिन यहां जो जिक्र किया गया ना अभी, इज्जत के लिए हत्या, ये पहले लोग ऐसे रख लेते थे विचार को अपने मन में कि कभी कहीं किसी के घर की लड़कियां अपनी जाति को छोड़कर किसी दूसरे जाति में या नीचे जाति में, निम्न जाति में शादी कर ली, तो आपने इज्जत की रक्षा करने के लिए अपने बच्ची को मतलब उसकी हत्या भी कर दिया, प्राणों की आहुति भी चढ़ा दिया। अब ये पता नहीं ये सही है या गलत है, ये बात का डिस्कशन है, लेकिन लोग इज्जत के लिए ऐसे काम कर लेते हैं। या फिर कोई कहता है कि मेरा बच्चा ऐसा जेल चला गया, तो शर्म से हो सकता है पिता फांसी में चढ़ गया, मतलब खुदकुशी कर लिया। ये अपना एक जो चीजें हैं ना, तो ये सही या गलत ये अलग चीजें हैं। यहां ये होती है बात कभी कभी कि कानून, हम लोग कहते हैं कि इज्जत के लिए जो बात यहां रखा गया, इसको आप लोग आगे पढ़ेंगे तो देख पाएंगे कुछ इस तरह की घटनाएं रखी गई है। लोग जब अपने बात को, अपना प्रतिष्ठा, मर्यादा को, मतलब अपने वैल्यूज को इतना ज्यादा खुद से बढ़कर रख लेता है सामने, तो कैसे हम लोग कहते हैं लाइफ इज अ सीरीज ऑफ एडजस्टमेंट। जीवन में बहुत सारी चीजों के साथ आपको सुलह करना पड़ता है। जो लोग सुलह नहीं कर पाते हैं उनके साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, देखने को मिलती है। अब नीचे दी गई समाचार पत्र रिपोर्ट को पढ़े और इसमें सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न माध्यमों को पहचाने। यहाँ दिया गया है, इसको आप देखेंगे कौन से औपचारिक और कौन सा अनौपचारिक है, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। स्वीकृति, पुरस्कार या दंड का एक ढंग है जो सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार को पुनर्स्थापित करता है। यह एक माध्यम है किसी को सही राह पर लाने के लिए। कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है, राह से भटक रहा है, उसको जब आप पुरस्कार देते हैं या दंड देते हैं तो उसका एक प्रभाव उस पर पड़ता है। या कोई घर में बच्चे अगर ऐसे हैं, आप उसको ये कहते हैं कि बेटा देखो, अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो, अच्छी जगह जाते हो, काम करते हो, तो आपको ये पुरस्कार मिलेगा, और या फिर ये दंड, नहीं तो फिर मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगा, या इस तरह की जो भी छोटी मोटी चीजें हों, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभावकारी हो जाता है और इससे हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं उस नियंत्रण को। सामाजिक नियंत्रण सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। समाज के सदस्यों को अच्छे और अपेक्षित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। दूसरी तरफ नियमों को लागू करने के लिए और विचलन को राह पर लाने के लिए नकारात्मक स्वीकृतियों का प्रयोग भी किया जाता है। नकारात्मक स्वीकृति, जैसे भी मैंने बोला, कुछ इस तरह की बातें उस पर अंदर रखा जाता है उसको राह पर लाने के लिए। विचलन का अर्थ उन क्रियाओं से है जो समाज या समूह के अधिकतर सदस्यों के मूल्यों या आदर्शों के अनुसार नहीं होता है। मैंने जिक्र किया अभी, जो मूल्य बोध से बाहर जाकर कोई काम कर लेता है, यानी वहां पर विचलित व्यवहार कहा जाता है उसको। वो नियमित व्यवहार नहीं है, वो विचलित व्यवहार हो जाता है। विचलन को मोटे तौर पर विभिन्न संस्कृतियों या उप संस्कृतियों में अंतर करने वाले मानकों और मूल्यों के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार विचलन के विचार को एक समय से दूसरे समय में चुनौतियां मिलती है और ये परिवर्तित होते रहते हैं। विचलित व्यवहार जो है समय समय पर परिवर्तित भी होता है। आज अगर थोड़ा बहुत देखने को मिला, यदि इसको आप हवा दे दिए, इसको बढ़ने का मौका मिल गया, तो फिर ये कुछ और रूप में सामने देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए, एक ही समाज में अंतरिक्ष यात्री बनने की इच्छा रखने वाली महिला को एक समय में तो विचलक माना जाएगा। जब एक वक्त ऐसा था, समय परिवर्तन के अगर साथ साथ हम लोग देखें, तो एक वक्त जब हम लोग ये सोचते थे कि जो अंतरिक्ष में लोग पहुंचेंगे, तो उस समय लोगों का ये सोच या विचारधारा विचलक माना जाता था कि क्या सोच रहा है। लेकिन जब लोग पहुंच गए वहां पर, तो फिर वही कार्यकारी साबित हो गया और दूसरे समय में उसी समाज में उसकी प्रशंसा की जाएगी। बात को समझ में आया? एक समय विचलक माना गया, दूसरे समय उसकी प्रशंसा मिली। जब वो पहुंच के लौट आया और वो कार्यकारी साबित हो गया। तो जब आपने, यानी कोई भी प्रथा, परंपरा, वैल्यूज जो है वो एक जैसा तो नहीं चलता है, उसमें परिवर्तन लाजमी है और परिवर्तन का आना भी जरूरी है। लोग कभी कल्पना करता है, सोचता है कि मैं ये करूंगा, तब जाकर वो काम वो करता है, और करने वाला कोई और होता है। करके जब वो गुजरता है, कर जाता है, तब हम उसे फॉलो करते हैं। आज पहले जैसे हम लोग बोले, कब देखिए टेलीफोन की आविष्कार हुई। जब हम टेलीफोन में बात करते थे तो वायर के द्वारा, और मोबाइल फोन आए तो आने में कितना समय लगा, वक्त लगा। और आज ऐसा हो गया कि मोबाइल फोन की ही जो चलन है वो ज्यादा हो गया है और उस तरह के जो बेस फोन थे वो हट जा रहे हैं। यानी उस समय वो सोच कि ये कैसे होगा, या फिर वो लगता था कि नहीं, वो विचलित व्यवहार है, लोग कैसे करेगा बिना तार का, बिना इस तरह का। लेकिन जब वो निकलकर सामने आ गया, जब हम उसे इस्तेमाल करने लगे, तो आज ही हमारे लिए प्रशंसा का पात्र बन गया। हम इस काम को करके दिखा दिए।
तो इस तरीके से ये परिवर्तन भी जो है देखने को मिल जाती है। आप पहले ही जानते हैं कि समाजशास्त्र किस प्रकार सामान्य बौद्धिक ज्ञान से भिन्न है। जो सामान्य बौद्धिक ज्ञान जिसको कहा जाए, यानी जो सिंपल एक इंटेलेक्ट को हम लोग माने, जो हमारे पास बुद्धि है, तो वो समाजशास्त्र नहीं है। जो बुद्धि का विकास या बुद्धि जो है वो इंडिविजुअलिज्म है, वो इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का है। व्यक्ति अपने बुद्धि से आगे बढ़ता है, मगर समाज उसको बुद्धि नहीं देता है, समाज उसको राह पर लाता है। कौन सा व्यवहार सही है और कौन सा व्यवहार गलत है, वैल्यूज किसको स्वीकार करेगा किसको नहीं करेगा, वो इस इंडिविजुअल को बताता है। उसके अनुरूप कोई भी व्यक्ति उसको फॉलो करता है। इस अध्याय में चर्चा की गई विशिष्ट शब्दावली और संकल्पनाएं समाज की समाजशास्त्रीय समझ को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। जैसे मैंने बोला, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और यहाँ आगे आपको कुछ शब्दावली मिलेंगे, उसको आप पढ़ेंगे, वहाँ देखेंगे कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्रकार्यवाद, विरोधी सिद्धांत। ये विरोधी सिद्धांत क्या है? जाहिर सी छोटी सी बात है, कोई काम हम कर रहे हैं, मेरे विरोध में कोई आ रहा है, मैंने कोई सिद्धांत दिया, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये करना सही होगा, किसी ने और बोला नहीं ये काम करना गलत होगा। क्यों गलत होगा? उसने अपना नतीजा बताया, उसके लिए तर्क दिया, और मैं क्यों इसको सही बता रहा था, तो मेरा अपना तर्क था। तो हर जगह एक विरोधाभास तो हमेशा मिलेगा। जैसे कि हम लोग आगे आप लोग पढ़ेंगे, इस चीज़ को जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पढ़ने को भी मिलेगा। और जब आप देखेंगे, पहले ही बताया गया है कि ये संघर्षवाद जो एक सिद्धांत भी आता है कार्ल मार्क्स का, आप वहाँ देखेंगे बहुत सारे ऐसे संघर्षवादी सिद्धांत आपको मिलेंगे, जहाँ पर पहले वाद आएगा, फिर उसके ऊपर प्रतिवाद होगा, और जब वाद के ऊपर, और ये आना जरूरी है, लाजमी भी है कि एक वाद होगा तो उसके ऊपर प्रतिवाद बनेगा, और फिर जाके ठहरेगा संवाद, यानी वो हमारे लिए डायलॉग बनेगा, और कुछ दिन तक चलेगा। ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए चलेगा। फिर वो डायलॉग पे कहीं वो फिर मतभेद दिखाई देगी, और फिर वाद बनेगा, फिर उसके ऊपर प्रतिवाद आएगा, फिर एक नया संवाद बनेगा, और यही समाज को मतलब विकास की ओर ले जाता है, या फिर विकास को दर्शाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस चीज को आप लोग ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन इससे बन पाएगा, जो सवाल आप बना पाएंगे, उसको आप बनाएंगे, कोशिश करेंगे, और जो नहीं बनेगा उसको आप यहां पर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। और जिसको भी अच्छा लगा हो वो आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे, अपने दोस्तों को बताएं, और भारी से भारी मात्रा से जुटे आप मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं इसका शेड्यूल भी आप लोगों को देने वाला हूँ, डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ भी मैं भेज रहा हूँ इसको। आप लोग यहाँ मेरे साथ जुड़े, और लाइव में भी जुड़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।